आज हम आपके लिए मशहूर कहानीकार कमलेश्वर की कहानी जॉर्ज पंचम की नाक लेकर आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी कहानी की ओर। जॉर्ज पंचम की नाक। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय में अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनके चर्चे हो रहे थे। रोज़ लंदन के अखबारों में खबरें आ रही थीं कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी और जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफान दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फ़ौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तान अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी कि रानी ने एक ऐसे हल्के रंग का सूट बनवाया जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है। करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आईं। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की जीवनियाँ देखने में आईं। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गईं। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इन अखबारों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उनकी शान शौकत से क्या कहने, और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा, बेसाख्ता मुँह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं, और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे के धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाज़नीनों की तरह श्रृंगार किया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर पंचम की नाक की बड़ी मुसीबत थी। दिल्ली में सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए एक बड़े तहलके मचे थे कि किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने भी प्रस्ताव दिए थे, गर्मा गर्म बहसें हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे और कुछ विपक्ष में। ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए, उन्हें शान शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। उसी ज़माने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगाते रहे, और लाट चली गई। रानी आए और नाक ना हो। एकाएक यह परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी हुई। देश के खैरख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई। मसला पेश हुआ कि क्या किया जाए। वहाँ सभी एक मत से इस बात पर सहमत थे, अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए। यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। यह तो तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि फ़ौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्मरानों के चेहरे देखे।
अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर। कुछ लटके हुए थे, कुछ उदास थे और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे पता होना चाहिए यह लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुक्मरानों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नज़र ने दूसरे से कहा, यह बताना जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर, मामला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सुपुर्द कर दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर, मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। हुक्मरानों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई जिसके जिम्मे यह काम दे दिया गया। जैसे भी हो, यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चलता तो परेशान मत होइए। मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आ गई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं। हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत खोज लाने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। वह छोटा सा भाषण फौरन अखबार में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़े। कुछ दिन बाद वह हताश लौटे। उनके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उन्होंने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीज़ हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि अखबार वालों तक ना पहुँचे। सभापति की आंखों में चमक आ गई। चपरासी को हुक्म हुआ, कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए जाएं। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियाँ भी हैं। अगर इजाज़त हो, अगर आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार कर लाया जाए। सब ने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावश जी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा, नाप जोक की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से मी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और अपनी मुश्किल बयां की। पूरे हिंदुस्तान की मूर्तियों की परिक्रमा कर आया हूँ। सबकी नाकों का माप लिया, पर जॉर्ज पंचम की नाक से सब बड़ी निकली। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढाढ़स बनाते हुए आगे कहा, सुना था कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले 3 बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर इन तीनों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। अब बताएं मैं क्या करूं। राजधानी में सब तैयारियां थीं। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्मरानों तक पहुंची। बड़ी खलबली मची।
अगर जॉर्ज पंचम की नाक ना लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का क्या मतलब। यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरतअंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूँकि नाक लगाना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी ओर देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? ये काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी खाद निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने ना पाए। इस बात की खबर औरों को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ मदद मांगी, वह उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक ख़ास दिन हर हालत में नाक लग जाएगी। और वह दिन आया। जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। अब अखबारों में खबरें छपी, जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं की गई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, वह बुद्ध के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।